कि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगी है, पाकिस्तान में अमेरिका के अड्डे नहीं हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, उनके संबंध ईरान से बड़े घनिष्ठ थे, ईरान को वो गहराई से समझते थे। और शहबाज शरीफ और जो उनके इशाकदार हैं उप प्रधानमंत्री, उन सब ने मिलकर इसको एक जबरदस्त तरीके से ईरान का भी विश्वास हासिल किया और ट्रंप का तो विश्वास उन पर था ही। गल्फ के अंदर जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसे लेकर बहुत सारी तारीफें आ रही हैं कई देशों के लिए। इसमें पाकिस्तान, कतर, टर्की, ओमान, इनको काफी तारीफ मिली है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। ईरान एक नई सुपर पावर के तौर पर उभरा, पूरे खिते के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि मैं अकेला अमेरिका से लड़ सकता हूं, जीत भी सकता हूं। मैं अकेला अमेरिका और इजराइल की जोड़ी से भी लड़कर जीत सकता हूं और मेरे अंदर वो एक्सपर्टीज है, सलाहियत है, जज्बा है कि मैं उनसे लड़ूं भी और जीत भी जाऊं। ये सबक है दुनिया की बहुत सारी पावर्स को, जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेके। भारत की सरकार, मोदी सरकार ने भी घुटने टेके, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और दुनिया के कम से कम तो 200 में से 195 से अधिक देशों ने अमेरिका के सामने घुटने टेके। तो अगर 19 जून को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पीस डील पर मुहर लग जाती है, तो ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी और जिसके बारे में अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने तारीफ की है और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार ये करते ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं दूसरे तरीकों से भी। लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। 1971 में उसने क्या किया था इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले समझ लें कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में ये कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया, लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है, अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, उसकी वर्डिंग क्या हो, उसमें क्या लिखा जाए, इसमें भी उसकी भूमिका थी। तो केवल मीडिएटर नहीं था, पोस्टमैन नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था। उसने बाकी के काम भी किए, जैसे कि 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का कोई आपसी भेंट वार्ता नहीं हुई, उच्च स्तर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस गैप को भरा और ब्रिज के रूप में दोनों देशों के बीच काम किया। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि हाई लेवल टॉक्स हुए थे, जिसमें यूएस और ईरान के प्रतिनिधि मिले थे और अमेरिका के तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ही वहां पहुंचे हुए थे। और ये भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये और बात है कि पहले राउंड के बाद जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाई इस्लामाबाद में। वो एक बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद को सेंटर बनाना चाहता था कि जो भी मीडिएशन हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, वो इस्लामाबाद में हो और इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से उस समझौते को जाना जाए, ताकि पाकिस्तान का जो पूरा खेल है या कंट्रीब्यूशन है या वो जो श्रेय है वो उसके नाम से दर्ज हो जाए। तो वो दूसरे राउंड की बातचीत नहीं हुई। फिर बातचीत का सिलसिला दूसरे ढंग से होने लगा।
फोन पर बातचीत होने लगी, सीधे ट्रंप और ईरानी अधिकारियों के बीच भी बात होने लगी। पाकिस्तान के बीच में ये कहा गया कि वो तो बातचीत से बाहर ही हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो तुर्की, कतर, मिस्र ये सब उस बातचीत में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान का इसलिए था कि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगी हैं, पाकिस्तान में अमेरिका के अड्डे नहीं हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके संबंध ईरान से बड़े घनिष्ठ थे, ईरान को वो गहराई से समझते थे। और शहबाज शरीफ और जो उनके इशाकदार हैं उप प्रधानमंत्री, उन सब ने मिलकर इसको एक ज़बरदस्त तरीके से ईरान का भी विश्वास हासिल किया और ट्रंप का तो विश्वास उन पर था ही। गल्फ के अंदर जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसे लेकर बहुत सारी तारीफें आ रही हैं कई देशों के लिए। इसमें पाकिस्तान, कतर, टर्की, ओमान, इनको काफ़ी तारीफ मिली है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। ईरान एक नई सुपर पावर के तौर पर उभरा, पूरे खित्ते के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि मैं अकेला अमेरिका से लड़ सकता हूं, जीत भी सकता हूं। मैं अकेला अमेरिका और इजराइल की जोड़ी से भी लड़कर जीत सकता हूं और मेरे अंदर वो एक्सपर्टीज है, सलाहियत है, जज्बा है कि मैं उनसे लड़ूं भी और जीत भी जाऊं। ये सबक है दुनिया की बहुत सारी पावर्स को, जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेके। भारत की सरकार, मोदी सरकार ने भी घुटने टेके, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और दुनिया के कम से कम तो 200 में से 195 से अधिक देशों ने अमेरिका के सामने घुटने टेके। मोदी सरकार ने भी टेके, अब जो है सो है। लेकिन अल्टीमेटली ईरान एक ऐसा मुल्क निकला जिसने घुटने नहीं टेके। उसने जिल्लत सहना मंजूर किया, गुर्बत सहना, गरीबी सहना मंजूर किया, सैंक्शन सहना मंजूर किया, लेकिन घुटने नहीं टेके। और अल्टीमेटली मार्केट में नहीं, पूरी दुनिया का असली शेर वही बन के निकला। जी हाँ, असली शेर। तो उसको तो एक्चुअली देखा जाए तो सलाम है, क्योंकि ईरान ने दुनिया का कॉन्फिडेंस वापस लाया कि हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है, इन जैसे जालिमों को, कातिलों को, इनको जवाब दिया जा सकता है और आपको उठकर जवाब देना चाहिए। उनके सामने घुटने मत टेको, उनके सामने हार मत मानो, यही सबसे पहले है। और ये सबक मोदी सरकार के लिए भी है कि आपने जिस ढंग से घुटने टेके, जिस ढंग से अमेरिका और इजराइल की गोदी में जाकर बैठे, आपने ना सिर्फ भारत का अपमान किया, भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया, कि हमारी खुददारी को, हमारे आत्मसम्मान को इससे चोट पहुंची। लेकिन अल्टीमेटली बधाइयां यहाँ पर हिंदुस्तान को नहीं, बधाइयां पाकिस्तान को, टर्की को, सऊदी को, ओमान को और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को मिली। यहाँ पर दुनिया के अधिकतर लीडरान ने, जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, साथ में आपका ब्रिटेन भी है और कई और देश हैं, साथ में इटली की जो प्राइम मिनिस्टर मेलानी है, उन्होंने भी बहुत तहे दिल से सबको क्या कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस किया। पाकिस्तान को खास तौर से उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, कतर को कांग्रेचुलेट किया कि आप लोगों की वजह से ये हो पाया है। यूएनओ के एंटोनियो गुटरेस ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कतर और पाकिस्तान की खास तौर से काफी प्रशंसा की, काफी सराहना की और कहा कि स्टेबलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी ने शांति समझौते का स्वागत किया, लेकिन किसी को क्रेडिट नहीं दिया, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया कि किसने काम किया। उसका कारण आप समझ सकते हो कि अगर नाम लेते तो उनको फिर कतर के साथ पाकिस्तान का भी नाम लेना पड़ता था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। पर कहीं ना कहीं जो भी मध्यस्थ देश थे, जिसके बारे में तो जयशंकर ने उनको दलाल कहना शुरू कर दिया था, जो कि काफी शर्म की बात थी, लेकिन वो कहना ही अपने आप में काफी गलत हो गया था। जयशंकर का दलाली वाला बयान काफी फेमस हुआ और खास तौर से पाकिस्तान को लेकर उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई बिचौलिया दलाल देश नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कतर के बारे में और नॉर्वे के बारे में आप करोगे, वो भी तो मीडिएशन कराते, तो उनकी घिघी बंदगी और चुप हो गए, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कतर को और नॉर्वे को दलाल देश कहते। पाकिस्तान के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है बैठकर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब कतर के ऊपर आपको सेम वर्ड यूज कर रहे हो, तब क्या होता था? क्या कतर भी बिचौलिया है? क्या कतर भी दलाल है? क्या नॉर्वे दलाल है? क्या ओमान दलाल है? ये सवाल जयशंकर से पूछे जाने चाहिए, तो तब उनको पता होना चाहिए। फिर कहता है कि जयशंकर ने कहा कि इंडिया डिप्लोमेटिकली बड़ा राष्ट्र है, उसे अपना प्रभाव दिखाने के लिए या किसी तीसरे पक्ष की दलाली करने की जरूरत नहीं है। मुसीबत यह है कि यहाँ पर ना इनको
बात करने की तमीज नहीं है ना। वैसे भी जयशंकर एक चपरासी है, चपरासी ज्यादा, उनकी हस्ती तो कुछ है नहीं, और नाम के लिए वो विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री के नाम पर सच कहा जाए तो वो भारत के ऊपर एक धब्बा ही है, एक धब्बे से ज्यादा नहीं है। ऐसे गुलाम व्यक्तियों को तो कभी भी भारत का विदेश मंत्री होना भी नहीं चाहिए, जिन्हें ना बात करने की तमीज है, ना शब्दों के इस्तेमाल करने की तमीज है। खैर साहब, ईरान अब एक नई सुपर पावर के तौर पर निकला है, और इसके साथ ही सबको बल्कि मैं तो कहूंगा जिन्होंने भी इसमें कोशिश की है, कतर हो, ओमान हो, सऊदी हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, या इसके अलावा और भी किसी कंट्री ने अंदर से मदद की है, खासतौर से मदद तो चाइना और रशिया से भाई है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि डील से कुछ पहले 55 मिनट की बातचीत हुई है पुतिन की और ट्रंप की, तो पुतिन का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें, तो उनके बिना भी शांति हो नहीं सकती थी। तो जिन्होंने भी इसमें कोशिश की है उन सबको बधाई हो। दुनिया के लिए भी कम से कम अच्छा है। अब 19 तारीख को साइन हो जाए तभी अच्छा है। ऐसा ना हो कि बात फिर से एक और खलनायक है बीच में, वैसे नेतन्याहू, और कहीं उसकी वजह से बात फिर से। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।